हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के एज पर द सिलेबस वीडियो नंबर 9 या लेक्चर नंबर 9 पे बात करेंगे एक और टॉपिक की, जो सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, किसी बल का वियोजन। वैसे तो ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन कई सालों से देखा जा रहा है कि थ्योरी भी आ रही है, इसलिए थ्योरी पढ़ेंगे पहले और फिर इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आगे है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। तो समझेंगे कि ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें कैसे निकाला जाता है, और फिर इसी वीडियो में लास्ट में एक न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि इस रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकल से भी और न्यूमेरिकल से भी दोनों से आपको समझ में आ जाए। तो जिस भी बोर्ड के बच्चे हैं सभी में ये टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको समझें। थ्योरी इसलिए सिर्फ लिखी गई है कि अगर थ्योरी आती है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। आप अभी पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, जिससे कि आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर इस टॉपिक की बात की जाए रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स की, या हिंदी में उसको बोलते हैं बलों का वियोजन। तो वियोजन का मतलब वियोजित करना, वियोजित करने का मतलब बांट देना। तो अब इसका सिर्फ मतलब यह है कि किसी भी बल को उसके दो घटकों में या संघटकों में वियोजित कर देना, बांट देना ही बलों का वियोजन कहलाता है। जब हम किसी बल को उसके दो घटकों में बांटते हैं तो उन घटक, जो दो घटक होते हैं, उनका भी वही प्रभाव होता है जो उस बल का होता है। जैसे अगर हम यहां पर समझें कि ये कोई बल है आर, और इस बल को दो कंपोनेंट, एक यहाँ पे x डायरेक्शन में आर एक्स है और y डायरेक्शन में आर वाई है, यहां से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इन दोनों बलों का संयुक्त प्रभाव वही होगा जो इस बल का होगा। ये एक बल है और ये इसके घटक है, तो इस दिए हुए बल को उसके घटकों में वियोजित करने की प्रक्रिया को ही बलों का वियोजन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल और साधारण सीधा कॉन्सेप्ट है। किसी बल को उसके घटकों में वियोजित करने की प्रक्रिया को ही हम बल का वियोजन कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, वो अभी हम बताएंगे, और उसमें एक प्रकार आपके सिलेबस में मेंशन है और उसी प्रकार से उसका न्यूमेरिकल होगा। तो अगर यहां पर हम देखें इसकी डेफिनेशन, तो बलों का वियोजन का मतलब किसी ज्ञात बल को परिमाण एवं दिशा के अनुसार दो भागों में, किसी ज्ञात बल को, ये है वो ज्ञात बल, नोन फोर्स को परिमाण एवं दिशा, इसका आर मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है और दिशा यहां से थीटा एंगल पे है, दो भागों में विभक्त, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये, यह वियोजित किया जा सकता है। इन वियोजित बलों का संयुक्त प्रभाव वही होता है जो इनके मूल बल का होता है। जो इस बल का प्रभाव होगा, अगर कोई यहाँ पिंड पर ये लग रहा है तो उसके कंपोनेंट या जो घटक होंगे उनका भी वही प्रभाव होगा। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन इस प्रकार, किसी बल को दो घटक, किसी बल के दो घटक ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही बलों का वियोजन कहते हैं, तथा ये वियोजित भाग, जो ये वियोजित भाग होंगे, बल के संघटक या घटक कहलाते हैं। इसी तरह इन पॉइंट्स पे अगर हम अंडरलाइन एग्जाम में करते हैं तो हमारा एक अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, इसलिए ध्यान रखें। इस प्रकार किसी बल के दो घटक ज्ञात करने की, दो घटक, एक घटक है आपका आर एक्स और एक घटक है आर वाई, इसी प्रकार कोई भी फोर्स होगा तो उसके हम लोग कंपोनेंट या घटक निकालेंगे कि बलों का वियोजन कहते हैं। और ये जो वियोजित भाग हुए, पहला ये दूसरा ये, इनको हम घटक या फिर संघटक कहते हैं। इंग्लिश में देखें, एनी नोन फोर्स कैन बी इजिली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नोन फोर्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। द combined effect of these separated force is same as that of the original force. Therefore, the process of finding two components of a force is called resolution of force, and these resolved part are called the component of that force. बिल्कुल सिंपल। बलों के वियोजन की प्रक्रिया को निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता है। द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कैन बी डन बाय द वेरियस टू मेथड्स। नंबर फर्स्ट वन इज लांबिक या लंबवत वियोजन, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन, और दूसरा है गैर लंबवत वियोजन यानी कि नॉन परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन। आपके सिलेबस में है लांबिक या लंबवत वियोजन, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन, जो हम कराने वाले हैं। ये सिलेबस में नहीं, लेकिन अगर आप समझें तो इनका जो नाम है लंबवत वियोजन मींस किसी भी बल को
उसके दो कंपोनेंट में बांटने की प्रक्रिया, वो दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पे होंगे तो लंबवत वियोजन होगा। जैसे ये फोर्स है, एक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस प्रक्रिया में हम लोग ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन कहेंगे। और जो दूसरा है गैर लंबवत वियोजन, वो किसी भी दिशा में वियोजन करने की प्रक्रिया को हम नॉन परपेंडिकुलर, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन। तो ये था बलों के वियोजन का एक छोटा बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब जो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल या फिर लंबवत वियोजन, उसी कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल लगेंगे। तो अब देखते हैं ऑर्थोगोनल या फिर लंबवत वियोजन। तो अभी अभी हमने पढ़ा बलों का वियोजन या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसके दो टाइप थे, जिसमें हमारे सिलेबस के हिसाब से आता है ऑर्थोगोनल रेजोल्यूशन। तो अब हम लोग देखेंगे ऑर्थोगोनल रेजोल्यूशन क्या होता है। वैसे बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन का मतलब। हमने रेजोल्यूशन का मतलब क्या पढ़ा कि किसी भी बल को दो घटकों में विभाजित करने की प्रक्रिया को ही रेजोल्यूशन कहते हैं। अब ऑर्थोगोनल या लंबवत वियोजन का मतलब है कि जो हम वियोजन कर रहे थे, किसी बल को, किसी दिए हुए बल को दो घटक में बांट रहे थे, वो दोनों घटक एक दूसरे से 90 अंश पे होते हैं या 90 डिग्री पे होते हैं, तो उसी को हम लंबवत वियोजन कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इस विधि में परिणामी बल को दो लंबवत अक्षों में विभाजित हो जाता है। ये दो लंबवत घटक एक्स अक्ष और वाई अक्ष या किन्हीं दो लंबवत अक्षों के अनुदिश कार्य करेंगे। जैसे हम जनरली ये लेते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो ये, लेकिन अगर कभी हमें कोई दूसरे तरीके से फोर्स दिया गया, मान लीजिए यहाँ कोई फोर्स लगा है और हमें उसको रिजॉल्व करना है, तो हम यहां पर भी ले सकते हैं। और इसी मान लीजिए कि ये हम लोग इधर एक्स एक्सिस मानते हैं और यहाँ पर वाई एक्सिस मानते हैं। कोई फोर्स यहाँ पर है तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ कर लेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ कर लेंगे, ये 90 डिग्री है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कभी फोर्स ऐसे लगा हुआ है और कभी कोई एक्सिस ऐसे दी हुई है, ये एक्सिस ऐसे दी है, तो हम इस फोर्स को, ये मान लीजिए ये रिजल्टेंट है और ये दोनों एक्सिस अगर 90 डिग्री पे, तो एक कंपोनेंट यहाँ और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, भले एक्स एक्सिस ये हो। तो ये है कि किन्हीं दो लंबवत अक्षों के अनुदिश कार्य करेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लंबवत वियोजन का या फिर ऑर्थोगोनल रेजोल्यूशन का। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, तो मान लेते हैं कोई एक फोर्स आर है जो एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पर कार्य कर रहा है। तो रेजोल्यूशन, परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका एक और फिगर बनाए, इसको रिजॉल्व करके, तो जो फिगर बनेगा उसमें ये फोर्स अगर आर है तो यहां पर आएगा आर कॉस थीटा, अगर एंगल यहां से थीटा बन रहा है, और यहां पर आएगा आर साइन थीटा। लेकिन अब हमें यही पता करना है कि हमने जब r को रिजॉल्व किया या r का वियोजन किया, तो यहां पर r cos थीटा और यहां पर r sin थीटा कैसे आया। वैसे ये चूंकि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसको हम लिखेंगे r x, मींस r का x एक्सिस में कंपोनेंट r cos थीटा, और इसको हम लिख देंगे r y। देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये क्षैतिज दिशा है, तो लिखा है आर एक्स क्या है, बल का, जो कौन सा बल, ये रिजल्टेंट आर, बल का क्षैतिज घटक। बिल्कुल सिंपल, इस बल के दो घटक होंगे, एक घटक यहां पर आएगा और एक घटक यहां पर आएगा, यानी ये आर कॉस थीटा, जिसको आर एक्स भी बोलते हैं, तो ये कौन सा घटक हुआ, क्षैतिज, यही आर एक्स बल का क्षैतिज घटक। और ऊपर की तरफ आर वाई क्या होगा, बल का ऊर्ध्वाधर घटक। तो अभी जो एक हमने प्रश्न किया था कि आर कॉस थीटा यहां पर और आर साइन थीटा यहां पर कैसे आया, उसको निकालने के लिए हम अगर इस फिगर में देखें तो जो ट्रायंगल लेते हैं ए सी बी, क्या ले, ए सी बी, ये आप देखेंगे कि एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर एक समकोण त्रिभुज है। अगर यहां पर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी। अगर BC की वैल्यू निकालते हैं तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB साइन थीटा। यही देखिए BC इक्वल्स टू AB साइन थीटा, तो BC का मान क्या हुआ, AB क्या है, A से B तक R, तो R साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू हुई, BC की। अब अगर हम cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू बेस, यानी कि AC अपॉन AB, तो AC क्या हुआ, AC इक्वल्स टू AB cos थीटा, या AC इक्वल्स टू AB क्या है, R cos थीटा।
तो अगर ए बी और ए सी की वैल्यू देख ए सी और बी सी, देखिए ए सी की वैल्यू क्या निकल के आई, आर कॉस थीटा, और बी सी क्या आई, आर साइन थीटा। तो अब आर साइन थीटा चूंकि यहां है तो इसके पैरेलल हम यहां पर भी आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें फाइनली, तो इस फोर्स आर को हमने इस तरीके से जब समझा कि जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहे हैं वहां आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कैसे आता है, तो ये था एक फोर्स आर, इसका हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है इसको हमने क्या नाम दिया है, आर एक्स, इसको हम लिख देते हैं कि आर एक्स होगा, ये सिर्फ कंपोनेंट का नाम है। इसकी वैल्यू क्या निकल करके आई, एसी की वैल्यू क्या निकल के आई, आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या निकल के आई, आर साइन थीटा, जो होगा आर वाई वर्टिकल कंपोनेंट। ये मुख्य रूप से एक दिए हुए बल आर के दो कंपोनेंट हैं, जो आर कॉस थीटा है और आर साइन थीटा है, अगर यहां से एंगल थीटा दिया हुआ है। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसी के साथ समझिए, ये तो कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि अगर कोई भी फोर्स एक्स वाई जेड दिया है, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर एग्जाम में आता है कि हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप ये लिखेंगे, ये फिगर बनाएंगे, ये समझाएंगे। लेकिन जब अब न्यूमेरिकल करने जब जा रहे हैं, तो इस न्यूमेरिकल को करने में सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई फोर्स यहां से दिया हुआ है P, और यहां से उसका एंगल अल्फा है, बहुत ध्यान से, तो इसके दो कंपोनेंट करने हैं, रिजोल्यूशन करना है, तो इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा, अभी आपने समझा, एक कंपोनेंट यहां आएगा, यहां जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर कॉस आ जाएगा, जैसे P कॉस अल्फा, और जिसके एक्सिस के साथ एंगल नहीं दिया होगा वहां पर क्या आ जाएगा, P साइन अल्फा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, फिर से समझिए। जैसे अब थोड़ा और इसको हम एक बड़ा लेते हैं, दो फोर्स लगा देते हैं, यहां पर मान लीजिए एक फोर्स है एस और यहां पर एक फोर्स है टी। इस फोर्स का एंगल यहां से दिया हुआ है बीटा और इस फोर्स का एंगल यहां से दिया हुआ है अल्फा। हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। तो देखिए अब इस फोर्स को अगर रिजॉल्व करना है तो 90 डिग्री तो बेटा यहां से बन रहा है, ये देखिए, तो पहले यहां पर क्या आएगा, एस कॉस बीटा, एस इस लाएंगे और यहां पर परपेंडिकुलर एस साइन बीटा। इसको देखिए टी वाले को, टी यहां से एंगल बना रहा है, यहां से नहीं बना रहा है, जैसे यहां से बना, तो यहां जहां से एंगल वहां से कॉस, तो टी कॉस अल्फा, और क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो टी साइन अल्फा। इसको आपको अगर नहीं समझ में आया फिर से इसमें रिपीट करके देख लीजिए, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा, यही है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। अब कोई भी क्वेश्चन जो बीटी यूपी में आया होगा उस एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं ताकि न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अब पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए। तो न्यूमेरिकल को लगाएंगे, उससे पहले न्यूमेरिकल के थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक सिंपल एग्जांपल लेकर के, और फिर न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल और उसका कॉन्सेप्ट। अभी अभी हमने पढ़ा बलों का वियोजन और उसके साथ लंबवत वियोजन, जो हमारे सिलेबस का एक टाइप है, या फिर बोले ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन। अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम ये जाने कि हमें क्या निकालना होगा और उस जिसको भी निकालना होगा उसको निकालने का क्या तरीका है। तो हमें जैसे कि किसी भी पिंड पर कई सारे बल कार्य कर रहे हैं, किसी भी जो जैसे इलेक्ट्रिक पोल है उस पर बहुत सारे वायर गए हो, उस पर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इन सभी बलों का रिजल्टेंट क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम पहले ये समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे हम इसको करेंगे। तो देखिए, जैसे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो हम लेते हैं इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे हमने एक्स लिया, बिल्कुल सिंपली पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पर है माइनस एक्स एक्सिस, यहां पर है प्लस वाई होता है और यहां पर माइनस वाई। एक फोर्स अगर यहां लग रहा है P, एक फोर्स यहां लग रहा है Q, और एक फोर्स यहां लग रहा है R। ये हमने मान लिए तीन फोर्स। अब हम आपको पहले पी क्यू आर से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए ध्यान से देखें। अब ये फोर्स यहां से है अल्फा डिग्री पे, ये फोर्स यहां से मान लेते हैं बीटा पे, और ये फोर्स यहां पर है गामा से। इसके अलावा यहां पर एक फोर्स लग रहा है टी और यहां पर एक फोर्स लग रहा है के। ये एक बॉडी है और इस पे विभिन्न प्रकार के फोर्स
इस तरह से लग रहे हैं। अब 5 फोर्स हो गए और आपसे कहा गया कि आपको इन सभी बलों का परिणामी और उस परिणामी की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम क्या तरीका अपनाएंगे? सबसे पहले अभी हमने बताया है कि जो बल ऐसे दिए होंगे, ज्ञात बल होंगे, उनको हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने से पहले रिजॉल्विंग के कुछ नियम सुनिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जो बल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में लगा होगा उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। जैसे अगर हम यहां पर देखें, एक्स एक्सिस में ये लगा हुआ है और वाई एक्सिस में ये लगा हुआ है, इनको रिजॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है। लेकिन जो फोर्स ना तो एक्स एक्सिस में है ना वाई में है, उनको रिजॉल्व करना होगा। जैसे ये इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा और इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्विंग का नियम वही है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन, उसके परपेंडिकुलर ही ध्यान रखना है। जैसे P है, P किन दो 90 डिग्री एक्सिस के बीच में है? ये देखिए यहां पर। तो अब इस एक्सिस के साथ एंगल दिया है तो यहां पर क्या कंपोनेंट आएगा? P cos अल्फा। और यहां पर क्या कंपोनेंट आएगा? P sin अल्फा। और सोचे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा क्योंकि बताया था कि वही होगा जो उनके कंपोनेंट का प्रभाव होगा। फिर इसके बाद Q आता है। Q बेटा इस एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है तो क्या बताया? जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा वहां पर कॉस के साथ उसका कंपोनेंट आएगा। तो Q है, आपने ऊपर की तरफ एरो लगाया क्योंकि ये भी बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ एरो लगा के Q cos बीटा। और यहां पर क्या आया? Q sin बीटा। ये खत्म हो गया। फिर एक बचता है आर। आर का यहां से एंगल दिया हुआ है, इस लाइन से दिया हुआ है तो यहां पर आया आर कॉस गामा और 90 डिग्री इन दोनों के बीच में बन रहा है तो यहां पर आया आर साइन गामा। ये भी फोर्स खत्म हो गया। अब जब ये सारे फोर्स खत्म हो गए तो हम क्या करना है? पहले तो हमने अपने कॉन्सेप्ट समझा, बहुत क्लियर। नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट करके देखिए, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट रिजोल्यूशन का यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ये करने के बाद अब हम इसको दो डायरेक्शन में इसके टोटल कंपोनेंट का सम निकालेंगे। देखिए इसका मतलब होता है सम, यानी कि योग। पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। एफ का मतलब बल यानी फोर्स और एक्स आपकी डायरेक्शन, कौन सी? क्षैतिज। बराबर, ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। इसमें एक आपको ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ये होती है कि अगर ये कोई एक बिंदु है और इस डायरेक्शन में फोर्स का एरो आ रहा है तो जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर आ रहा है तो निगेटिव लेते हैं, इधर ऊपर की तरफ है तो प्लस और नीचे की तरफ है तो माइनस। ये दिशा आपकी क्षैतिज कहलाती है, ये दिशा आपकी ऊर्ध्वाधर कहलाती है, यानी कि ये एक्स वाली डायरेक्शन है, इधर एक्स, और ये वाई डायरेक्शन है। हमने क्या बात की? सिग्मा एफ एक्स मीन्स योग किनका? बलों का जो एक्स डायरेक्शन में लग रहे हो। एक्स डायरेक्शन ये है, ये नहीं है, ये वाई है। देखिए यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है। अब हमें देखना है प्लस कहाँ लेना है। तो एरो आप देखिए, ये एरो, ये एरो, ये तो इसका एरो है कि एक्स डायरेक्शन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एरो इस डायरेक्शन में है। अगर यहां पर कोई फोर्स लग जाए और उसका भी एरो ऐसे हो तो प्लस ही लेंगे क्योंकि इस तरफ का एरो प्लस में है, लेकिन नहीं लगा है तो हम उसको सिर्फ समझा रहे हैं। जितने एरो इस तरफ होंगे वो प्लस में। तो देखिए पहला फोर्स क्या है? के। फिर पी, पी कॉस एल्फा, दो फोर्स। नेगेटिव इस तरफ आएंगे, माइनस क्यू साइन बीटा माइनस आर साइन गामा। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, जो भी कंपोनेंट आए हैं वो आपको बताए हैं कैसे आए हैं। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां कॉस का कंपोनेंट, रेस्ट परपेंडिकुलर में साइन का कंपोनेंट। अब इसी तरीके से निकालेंगे सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ वाई में ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो प्लस में, नीचे की तरफ माइनस में। सिर्फ वाई वाले ले रहे हैं, ये वाई, ये वाई। ऊपर की तरफ टी प्लस टी साइन अल्फा प्लस क्यू कॉस बीटा
और नीचे की तरफ एरो है -r cos गामा। यही सिग्मा का मतलब सम, एफ का मतलब बल, वाई का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। इस तरीके से हम सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, फिर रिजल्टेंट का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, r इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, और ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हम थीटा इक्वल्स टू लगा देंगे tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स, और इस तरीके से हम रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। कहीं पर हो सकता है अगर आपको लगे कि निकल गया है तो आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि मेन है रिजॉल्विंग और फिर मेन एक्स और वाई में उसको लिखना, ये नेक्स्ट काम कैलकुलेटर से होगा। तो हम एक कोई बीटी यूपी का आया हुआ न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर इसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा विथ आंसर। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। तो अब हम इस वीडियो के लास्ट मोड़ पे हैं, जिसपे हम जो स्टार्टिंग से पूरा आपको टॉपिक पढ़ाया है, बलों का वियोजन, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, और किसी न्यूमेरिकल को करने के लिए उसका रिजल्टेंट और उसकी दिशा निकालने के लिए हम किस तरीके से पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे, उसका कॉन्सेप्ट के बाद अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो बीटी यूपी में आया हुआ है, शायद 2013 में आया हुआ है। अगर हम न्यूमेरिकल को पढ़ें तो न्यूमेरिकल में फिगर दिया नहीं हुआ है। अगर हमको फिगर दिया जाता है तो हमें रिजॉल्विंग करने में थोड़ा आसानी होती है, इसलिए हमने इस न्यूमेरिकल को उठाया है ताकि फिगर भी कैसे बनाना है अगर किसी न्यूमेरिकल में कुछ आता है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और देखेंगे ताकि वो दिशाओं वाला होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम इनके न्यूमेरिकल्स को, रेजोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं। तो इसको देखते हैं। किसी समखटभुज के एक कोणीय बिंदु पर शेष कोणीय बिंदु की ओर बल क्रमशः 20, 30, 40, 50 और 60 न्यूटन के लग रहे हैं। उनके परिणामी का मान और दिशा ज्ञात कीजिए। जो परिणामी का मान और दिशा निकालनी है वो कॉन्सेप्ट अभी जो बताया है बिल्कुल उसी तरह लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन है, तो उस हेक्सागन में जो फोर्स है वो 20, 30, 40, 50, 60 लगे हुए हैं बस, लेकिन हमें उस रेगुलर जो हेक्सागन है उसको बनाना होगा ताकि हम जाकर के उस पर फोर्स लगाएंगे। तो जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें प्रत्येक जो फोर्स है उसके बीच का एंगल 30 डिग्री लेते हैं, तब जाकर के वो एक रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम इस पे 30 डिग्री पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये अभी तो इसमें फोर्स लग रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको एक हेक्सागन का रूप देंगे जो कि 30 डिग्री पे हमने इसको बनाया है। तो अगर हम इसको यहां से मिलाते हैं ऐसे, तो ये एक रेगुलर हेक्सागन बन गया। आप देखें, और यहां पर जो इन्होंने बोला है कि प्रत्येक फोर्स जो दिया हुआ उसकी वैल्यू जो यहां पर दी हुई है उनको अब हम यहां लिखते हैं। यहां पर हम मानते हैं एक्स एक्सिस और यहां पर वाई एक्सिस। प्रत्येक एंगल को हम लिख देते हैं। देखिए, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, क्योंकि सब एंगल 30-30 हो गए। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहां से यहां तक ये 120 डिग्री। या अगर ये 90 है तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। बहुत ही क्लियरली और आराम से समझे पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में जो बल दिए हुए हैं वो अगर लगाते हैं तो यहाँ 20 न्यूटन, यहां पर दिया हुआ है दूसरा 30 न्यूटन, फिर यहां पर दिया हुआ है 40 न्यूटन, यहां पर दिया हुआ है 50 न्यूटन, और यहां पर दिया हुआ है 60 न्यूटन। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बनाना सीखना होगा कि ये हेक्सागन 30 डिग्री पे, इसकी सारी जो फोर्सेस हैं वो 30 डिग्री पे लगेंगे, तब जाके एक रेगुलर हेक्सागन बन पाएगा। अब इसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम इसको क्या करते हैं और इसमें कैसे रिजॉल्विंग करते हैं। तो जो भी ये फिगर आपका बना हुआ है, इसकी अगर हम रिजॉल्विंग के लिए इसको अलग से बनाते हैं, जो अभी हमने आपको समझा है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर माइनस वाई एक्सिस। तो देखिए, 20 डिग्री हमने यहां लगाया, सॉरी 20 न्यूटन हमने यहां पर लगाया, 30 न्यूटन ये हमने लगाया, ये जो कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे है। अगला फोर्स 40 न्यूटन,
जो कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है यहां से। अगला फोर्स यहां पर हमने लगाया 50 न्यूटन और एक फोर्स यहां पर हमने लगाया 60 न्यूटन जो 30 डिग्री पे लग रहा है। ये पूरा आपका एक क्वेश्चन का कहते फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हुआ, जिसमें अब हमें इन फोर्सेस की रिजॉल्विंग करनी होगी। रिजॉल्विंग का स्टूडेंट्स वही फंडा है, जो फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस में लग रहे होंगे उन्हें हमें रिजॉल्व नहीं करना है, जो इनके बियॉन्ड लग रहे होंगे, इनके अलावा लग रहे होंगे, उनको रिजॉल्व करना है, क्योंकि हम सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकालते ही है, तो वो एक्स में और वाई में है अगर, तो उसको रिजॉल्व नहीं करना है। मीन्स 20 न्यूटन को ऐसे ही रखना है। अब आता है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का इस एक्सिस के साथ एंगल दिया है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा वहां पर कॉस का कंपोनेंट आएगा, तो 30 लिखेंगे और कॉस 30 लिख देंगे। परपेंडिकुलर में ये वाली एक्सिस है, 30 लिखेंगे और साइन 30 लिख देंगे, 30 डिग्री। ये खत्म हो गया पूरा इतना, ये वाला। अब आते हैं 40 न्यूटन, वो भी यहां से 60 डिग्री पे है, तो हमने उसको यहां लिखा। क्या लिखेंगे, 40 कॉस 60, और यहां क्या लिखेंगे, 40 साइन 60। ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बचता है 60 न्यूटन। इस एक्सिस के साथ कितने पे है, 30 डिग्री पे, तो यहां पर आएगा 60 कॉस 30। बिल्कुल ये नहीं समझना है कि उसका उसका कोई कंपोनेंट 60 का यहाँ आएगा, क्योंकि किसमें रिजॉल्विंग करनी है, 90 डिग्री में, तो यहां पर आएगा 60 साइन 30, और इस तरीके से ये वाला भी पार्ट हट जाएगा। अब हमने पूरे क्वेश्चन की रिजॉल्विंग कर ली है। अब हम सिग्मा एफ एक्स देखते हैं। तो अगर देखते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का क्या कॉन्सेप्ट बताया था, बिल्कुल सिंपल। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो प्लस, इस डायरेक्शन में है तो माइनस, इस डायरेक्शन में है तो प्लस, इस डायरेक्शन में है तो माइनस। ये एक्स की डायरेक्शन है और ये वाई की डायरेक्शन है। सिग्मा का मतलब योग, एफ का मतलब बल, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मींस यहाँ फोर्स होगा तो प्लस और यहाँ होगा तो माइनस। ये है। हम एक एक फोर्स को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 20, ये वाला फोर्स ले लिया हमने। अब हम लेते हैं प्लस 30 कॉस 30, फिर लेते हैं 40 कॉस 60, ये ले लिया, ये खत्म। माइनस में लेते हैं 60 साइन 30। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो एक सेकेंड, अभी तुरंत होता है। 20 प्लस 30 कॉस 30 प्लस 40 कॉस 60 माइनस 60 साइन 30, ये आया सिग्मा एफ एक्स। आपको भी इसी तरह कैलकुलेटर से करना है। 35.98 न्यूटन। कोई नहीं कि cos 30 की वैल्यू रखो फिर अपने हाथ से कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से ही करना है। फिर है सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ वाई ऊपर की तरफ फोर्स प्लस और नीचे की तरफ फोर्स माइनस, तो 50 प्लस 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 और माइनस, माइनस में कोई कंपोनेंट नहीं है तो हमको इतना ही लिख देना है। तो सिग्मा एफ वाई ये कितना आएगा, 50 प्लस 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60, ये आया। एक इसमें कोई कंपोनेंट, अच्छा 40 के बाद प्लस एक कंपोनेंट 60 कॉस 30 डिग्री, ये भी छूट रहा है, ये अलग चीज है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लस 60 कॉस 30, तो इसको भी ऐड करना है। प्लस 60 कॉस 30, ये आया 151.6 न्यूटन। ध्यान रखना है फोर्सेस जिस यूनिट में दिए होंगे उसी यूनिट में आंसर निकलेगा। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको अभी बताया है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 35.98 का स्क्वायर प्लस 151.6 का स्क्वायर बराबर आया 155.81 न्यूटन। ये है रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन का फॉर्मूला अभी भी बताया था, शिफ्ट थीटा इक्वल्स टू
tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई कितना है 151.6 और सिग्मा एफ एक्स 35.98। इसको करते हैं 151.6 अपॉन 35.98 tan इनवर्स आंसर ये आया आपका थीटा इक्वल्स टू 76.64 डिग्री। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ जिसमें आपने रिजल्टेंट और थीटा की वैल्यू देखी। अब अगर हम ये देखें कि थीटा इक्वल्स टू 76.64 है तो ये देखिए 60 डिग्री यहाँ पे है, तो जो रिजल्टेंट होगा इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर हम ये देखें तो इन सभी बलों का जो रिजल्टेंट होगा वो R इक्वल्स टू आंसर आया है 155.81 कितने डिग्री पे होगा 76.64। ये पूरा 90 होता है, उससे नीचे आएगा 76.4, लेकिन आपको यहां तक ही कर देना है तो भी कुछ नहीं है। तो देखिए अभी अब वीडियो काफी लंबा हो गया है जिसमें हमने सारा कुछ पढ़ लिया है रेजोल्यूशन के बारे में। जैसे ये यूनिट खत्म होगी या फिर जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगवाए जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रेजोल्यूशन का, ऑर्थोगोनल जो रेजोल्यूशन है पूरा बताया गया है। आप बस ध्यान से वीडियो देखें और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से एक बार, तो फिर देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखना है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां कॉस के कंपोनेंट आएंगे और जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं दिया होगा वहां साइन के कंपोनेंट आएंगे, लेकिन वो दोनों 90 डिग्री पे हो क्योंकि ऑर्थोगोनल रेजोल्यूशन 90 डिग्री पे होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला सिलेबस का टॉपिक लेंगे जो कि शायद वेरिग्नॉन्स थ्योरम और आघूर्ण यानी कि मोमेंट के बारे में है। फिर इसके बाद आएगा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। धीरे धीरे करके पूरी मैकेनिक्स कंप्लीट होगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। जून तक आपके एग्जाम होंगे। बाकी आप अपना फीडबैक या जो भी आप बताना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या लेक्चर्स के बारे में वो कमेंट में जरूर बताएं। आप पहली बार आए तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक पे होगा इस सिलेबस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।